नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है अनिल दोजाना, दूसरी है मायावती, तीसरे हैं शफीकुर रहमान बर्क, चौथे हैं अखिलेश यादव। सबसे पहले बात अनिल दोजाना की। कहते हैं कोई भी जन्म से गुंडा नहीं होता, काल, परिस्थिति या फिर कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का लालच ही किसी भी शख्स को अपराध की दुनिया में धकेल देता है। कुछ ऐसी ही कहानी कुख्यात माफिया डॉन अनिल दोजाना की भी है। अब तो इस बदमाश को उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ ने मेरठ में मार गिराया है, लेकिन इनकी कहानियां कुछ ऐसी है जो उसकी परिस्थिति बताने के लिए काफी है। अनिल दोजाना के बारे में जानने और समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि दोजाना गांव का रहने वाला सीधा सादा शख्स अनिल नागर आखिर कैसे माफिया डॉन अनिल दोजाना बन गया। वो तो गांव में ही अपना परिवार पालने के लिए छोटा मोटा रोजगार करना चाहता था, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि वो दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। दरअसल वो साल कोई 1995 या 1996 का होगा। उस समय दिल्ली एनसीआर में गौतम बुद्ध नगर में दादरी से सटे दोजाना गांव के अनिल नागर नाम के शख्स ने हाई स्कूल पास किया था। उसके परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो आगे की पढ़ाई करे। ऐसे में हाई स्कूल के बाद ही उसने गांव में किराने की दुकान खोलनी चाहिए। इसके लिए वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत बैंक में लोन लेने गया था। वहां उसने सभी दस्तावेज जमा कर दिए। बावजूद इसके बैंक के मैनेजर ने लोन अप्रूव नहीं किया, क्योंकि वो एक सप्ताह से बैंक के चक्कर काट रहा था और एक झटके में फाइल रिजेक्ट होने पर वो गुस्से में आ गया। उसने पूरी उठाकर मैनेजर के मुंह पर मार दी और गाली देते हुए बाहर आ गया। इस सिलसिले में उसके खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ और उसे जेल भी जाना पड़ा। लेकिन जेल से बाहर आते ही सबसे पहले उसने अपने सरनेम नागर को हटाया और इसकी जगह पर अपने गांव के नाम दोजाना का इस्तेमाल करते हुए अपराध की दुनिया में कूद पड़ा। इसके बाद तो अनिल दोजाना के खिलाफ एक के बाद एक हत्या, रंगदारी, फिरौती आदि के कुल 64 मुकदमे दर्ज हुए। उसके खिलाफ इनाम तक घोषित किया गया, जिसके बाद एसटीएफ ने मेरठ में हुए एनकाउंटर में अनिल दोजाना को मार गिराया। अनिल दोजाना दादरी क्षेत्र का कोई पहला बदमाश नहीं था, बल्कि दोजाना गांव का ही रहने वाला सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू, जो कि 80 के दशक में सबसे खूंखार माना जाता था। उसकी भी दहशत पूरे दिल्ली एनसीआर में थी। सुंदर ने तो एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी जान से मारने की धमकी दे दी थी। अनिल दोजाना के खिलाफ दर्ज 64 मुकदमे में से कई ऐसे मामले भी हैं जो काफी सुर्खियों में रहे थे। इसमें साल 2002 में गाजियाबाद के कविनगर थाने में दर्ज हरबीर पहलवान की हत्या का मामला है। इसके अलावा अनिल दोजाना ने मुजफ्फरनगर के रोहाना में भी एक हत्याकांड को अंजाम दिया था। ये बदमाश काफी समय से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था। हाल ही में वो जमानत पर बाहर आया था, लेकिन उसने एक बार फिर से रंगदारी के लिए कॉल करनी शुरू कर दी थी। इसके अलावा उसने जयचंद प्रधान मर्डर केस में गवाहों को धमकाने का प्रयास किया था। वो कहते हैं ना, जुर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई के सामने हार ही जाता है। अनिल दोजाना ने गलत रास्ता चुना, जिसका परिणाम उसे मिल गया। उसके गुनाहों का अंत हो गया। दूसरी खबर में बात मायावती की। भारत के 2 बड़े राज्यों में चुनावी शोर मचा हुआ है। एक उत्तर भारत का राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सूबा उत्तर प्रदेश है, तो दूसरा दक्षिण भारत की राजनीति में बड़ा हिस्सा रखने वाला कर्नाटक। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल बना हुआ है, तो कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हैं। दोनों ही चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दल अपने अपने नेताओं का मंझे हुए अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर भारत की राजनीति से आगाज कर देश भर में दलितों के प्रतिनिधित्व का जिम्मा लेने वाली मायावती का असली किला तो यूपी ही रहा है, जहां से धीरे धीरे उनके विलुप्त होने की बातें राजनीतिक पंडित कर रहे हैं। तर्क में यूपी में हुए पिछले चुनावों के नतीजों का हवाला दिया जाता है। हाल ही में उनकी बसपा का राष्ट्रीय दल से सिमटकर
क्षेत्रीय दल बन जाने का चुनाव आयोग का ठप्पा भी गवाह है। लेकिन मायावती उसी यूपी में जनसभा करने से पीछे हट रही हैं और उन राज्यों में सभा के लिए जा रही है जहां उनकी राजनीतिक हैसियत सिर्फ इतनी ही है कि दिहाई के आंकड़ों में सीट पहुंच गई तो वाह वाह। जिस राज्य ने मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया वहां निकाय चुनाव है और मायावती ने प्रचार में एक भी सभा या रैली यहां नहीं की है, जबकि बीजेपी और सपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। इन पार्टियों के प्रमुख नेता कार्यकर्ताओं से मुलाकात और रैलियों में जुटे हुए हैं, लेकिन मायावती गायब है और कह रही है कि पदाधिकारी और कार्यकर्ता सब देख लेंगे। वहीं वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। कभी एक सहयोगी के तौर पर मायावती की बसपा कर्नाटक की सरकार में एक समर्थन दल के तौर पर शामिल जरूर रही है, लेकिन वहां की राजनीति में पार्टी की वो हैसियत हरगिज नहीं है जैसे उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में उत्तर प्रदेश को दरकिनार कर कर्नाटक को तवज्जो देना बेहतर राजनीतिक दांव तो हरगिज भी नहीं माना जा सकता है। हालांकि इस बात का संशय जरूर जाहिर किया जा सकता है कि इस कदम से कर्नाटक में मजबूत दिख रही कांग्रेस को कुछ सीटों पर दलित वोट काटकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। तीसरी खबर में बात शफीकुर रहमान बर्क की। उत्तर प्रदेश के संभल जिले से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने आईएमआईएम और बसपा पर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने का आरोप लगाया है। शफीकुर रहमान बर्क का कहना है कि उनकी इंस्टाग्राम आईडी हैक करके बसपा प्रत्याशी और एआईएमआईएम प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील की गई है। सांसद ने कहा, मेरा अकाउंट हैक किया गया है जिसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि बसपा और एआईएमआईएम इस तरह से फर्जी वोट लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वही लोग हैं जो धोखे की बात कर खुद जनता को धोखा देते हैं। अगर हिम्मत है तो मैदान में आकर लड़ाई लड़ो, खुद के बल पर वोट मांगो, तब पता चलेगा कि किसको जनता वोट देती है। उन्होंने कहा कि अगर आप खुद को जनता का हमदर्द समझते हैं तो सुन लीजिए, जनता का मुझसे ज्यादा हमदर्द कोई नहीं है। सपा सांसद होने के बाद भी शफीकुर रहमान बर्क ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन नहीं दिया, बल्कि निर्दलीय खड़े होकर हुए प्रत्याशी फरहाना यासीन को सपोर्ट किया है। सांसद का कहना है कि संभल का सांसद होने के बाद भी पार्टी ने उनसे बिना मशवरा किए प्रत्याशी उतारा है। उन्होंने कहा कि वो इस समय 94 साल के हैं और पिछले 60 सालों से राजनीति में हैं। उन्होंने सबकी मदद ही की है। उन्होंने कहा कि संभल में निर्दलीय प्रत्याशी फरहाना यासीन जनता की मदद करेंगी। सांसद ने कहा है, मैं उनके साथ हूं। इन सब बातों पर अगर गौर किया जाए तो एक बात तो साफ है कि सपा के खेमे में फूट आ गई है। सपा के नेताओं ने बगावत करना शुरू कर दिया है। अब जिस पार्टी के नेता ही अपनी पार्टी के प्रत्याशी को छोड़कर किसी और को वोट दे रहे हैं, उस पार्टी का भविष्य क्या होगा यह आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। चौथी खबर में बात अखिलेश यादव की। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव जारी है। एक चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान अब आने वाले 11 मई को होना बाकी है। दरअसल नगर निकाय चुनाव प्रदेश के सिर्फ 17 सीटों पर हो रहा है, लेकिन राजनीतिक पारा ऐसा चढ़ा है जैसे ये लोकसभा या विधानसभा चुनाव हो। निकाय चुनाव से सियासी पारा इतना चढ़ा कि बात कुंडली से लेकर पिछड़े तक आ पहुंची है। 5 महीने पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्होंने अखिलेश यादव की कुंडली दिखाई है और अगले 25 सालों में अखिलेश यादव की कुंडली में सत्ता का योग नहीं है, जिसका जवाब अखिलेश यादव ने तल्ख भाषा में दिया है। उन्होंने कहा कि आपने जहां मेरी कुंडली दिखाई वहां आपने अपनी कुंडली क्यों नहीं दिखा ली। पिछले चुनाव में हुई हार पर चुटकी लेते हुए अखिलेश ने कहा कि आप भी तो पिछला चुनाव हार गए थे और आपकी कुंडली में क्या है जी हुजूरी। अखिलेश ने केशव प्रसाद मौर्य पर हमला करते हुए यहां तक कह दिया कि पिछड़े हो पिछड़े ही रहोगे। अखिलेश यादव के पिछड़े वाले बयान ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। लगता है अखिलेश यादव का ये विवादित बयान उन्हें ले डूबने वाला है। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे सबा शाहिद शेख को इजाजत दीजिए। नमस्कार।